बीजेपी और जेजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी एंड जन नायक जनता पार्टी दोनों के बीच जो अलायंस था हरियाणा के अंदर वो टूट चुका है। साथ में ही जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर जी, अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे एंड उनकी जगह के ऊपर नायब सिंह सैनी जी जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको नया हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। साथ में अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो आप जानते हो इसका इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो चुका है, इसको लागू कर दिया गया है देश भर के अंदर। अब ऐसे में ना बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम सीएए को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। पर होम मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि देखो जो सिटीजनशिप होता है वो सेंटर को डोमेन में आता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई खास रूल है ही नहीं सीएए के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। एंड अगर आप इसके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उनमें भी ये चीज बता रखी है कि कैसे जो स्टेट्स का रोल होगा वो बहुत ही कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सिटीजनशिप की एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग करने का जो काम होगा वो पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, सेंसस ऑफिशियल हो गया, वो लोग करेंगे। जो किसको रिपोर्ट करते हैं? जो आपके सेंट्रल के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा किसी बंदे का बैकग्राउंड चेक करना हो, किसी बंदे का सिक्योरिटी चेक करना हो, तो वो काम भी आपकी जो सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज है, जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, वो करेगा कहीं न कहीं। एंड इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे जो एप्लीकेशंस है वो भी ऑनलाइन ही फाइल किए जा रहे हैं। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा कम है। बस लेटर प्रोसेस में थोड़ा बहुत रोल है, बट ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो जो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि हम यहाँ पे अपने यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, शायद ये एक्चुअल में उनके कंट्रोल के अंदर होगा ही नहीं। तो दोस्तों डेट है आज की 13 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं भोजशाला टेम्पल कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है ना, उसने एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बोला है कि जो भोजशाला टेम्पल कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर इसका साइंटिफिक सर्वे किया जाए। देखो पिछले कुछ समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे और जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का भी इस तरह सर्वे हमें देखने को मिला। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी ना यहाँ पर इस एरिया की सर्वे करने का बोला है, देखने के लिए कि पहले यहाँ पे टेम्पल था या क्या, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, किस किस को कब डिमोलिश किया गया, ये सारी चीज़ें। तो अभी अगर हम बात करें ना इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों मुस्लिम्स भी और हिंदूज भी इसको क्लेम करते हैं कि हमारी साइट है। कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर जो धर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर देख भी पाओगे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि 11वीं सदी के अंदर जो परमार किंग हैं भोज, उनके द्वारा यहाँ पर गॉडेस सरस्वती, जिनको वाग देवी के नाम से भी जानते हैं, उनका टेम्पल यहाँ पे ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट करवाया गया एंड दिस वाज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ मालवा। ये तो बात होगी 10th और 11th सेंचुरी के अंदर जो चीज़ें हुई हैं। बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि 1000 से लेकर 1055 एडी के बीच में ये इसका कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो परमार डायनेस्टी के राजा भोज के द्वारा यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया अराउंड 1034 एडी के अराउंड। उनके द्वारा यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक स्कूल जिसको भोजशाला के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। बाद में 1305 के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने पहली बार इसको यहाँ पे अटैक किया। फिर अंडर द दिल्ली सल्तनत, ये जो मालवा रीजन था पूरा आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया एंड उस टाइम के ऊपर यहाँ पे एक मॉस्क आपको कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसा सारी चीजें बताई जाती हैं। देखो सच क्या है, दैट इज समथिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमें बताएगा, बट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर बिलीव्ड। इसके अलावा जब चिश्ती सूफी सेंट कमलुद्दीन इनकी यहाँ पे डेथ होती है 1331 के अंदर, तो उनका जो टूम था वो भी मॉस्क के बिल्कुल साथ में प्लेस कर दिया गया, जिस वजह से इस बिल्डिंग का नाम कमल मौला मॉस्क के नाम से भी जाने लग गया। ठीक है ना। बाकी आप पिलर्स के अंदर देख पाओगे अलग अलग पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो 11वीं और 12वीं सदी के अंदर इस तरह कंस्ट्रक्ट किए गए थे। अभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको संस्कृत और प्राकृत इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगी। संस्कृत के ग्रामर रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड अलग अलग और भी प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अजमेर हो गया, कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स हो गया जो दिल्ली के अंदर है, वहां पर भी ना जो छत की हाइट है उसको यहाँ पे रेस किया जाता था। तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी इस रीजन में करी गई है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जाता है।
ठीक है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको एक प्रेयर हॉल देखने को मिल जाएगा, पिलर्स देखने को मिल जाएंगे, एक ओपन आपको वरांडा भी आगे जाके देखने को मिलता है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग भोजशाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स या कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स जो आपको जाननी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले छोटे से इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हमारा जो विश्वास दिवस ऑफर है वो 15 मार्च तक आप सभी की डिमांड के बाद एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यानी कि आने वाले दिनों के अंदर बेसिकली आज है 13, 14 और 15, अगले 3 दिनों तक आप यहाँ पे विश्वास दिवस ऑफर को आप एक्सेस कर पाओगे, जिसके माध्यम से आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को अभी बेहतर कर सकते हो। जैसे आप नोटिस करो संकल्प 4.0, प्रहार 2.0, टाइटन 2.0, ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी सारे कोर्सेज पीडब्ल्यू ओनली है, इसके आप जानते हो बहुत ही क्वालिटी के साथ तो होते ही होते हैं, प्लस यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज इनकी हो जाएगी। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या उनके बाद की, जहां पर आप सेमेस्टर के तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो प्रारंभ 2026 कोर्स भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, तो जाइए इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये कोर्सेज आपकी प्रेपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज 96th अकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर्स 2024। देखो पिछले 2-3 साल से या 2020 ऑनवर्ड्स अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कुछ अवार्ड्स वगैरह के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में भी आइडिया रखना चाहिए। तो जो 96th अकेडमी अवार्ड्स हुए वो हॉलीवुड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर हमें देखने को मिले। देखो एक्चुअल में क्या है ना, इनकी जो स्टार्टिंग मतलब इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था 1927 के अंदर। इसके अंदर ओरिजिनली 36 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसके अंदर राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स, ये सारे मिलकर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे किसको यहाँ पे चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कौन अच्छा काम कर रहा है, किस मूवी ने अच्छा काम किया है, ये सारे अलग अलग अवार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बार के अगर आप ज़्यादातर अवार्ड्स देखोगे ना, तो वो ओपनहाइमर जो मूवी है उसको यहाँ पे मिले हैं, चाहे वो बेस्ट पिक्चर का हो गया, बेस्ट एक्टर का हो गया, डायरेक्टर हो गए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो गए, ये सारे ज़्यादातर अवार्ड्स आपके ओपनहाइमर को मिले हैं। हालांकि मैंने जब ये मूवी आई थी, मतलब 21 जुलाई 2023 को आई थी, उस टाइम के ऊपर भी मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बताया भी था, बट थोड़ा सा मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड वॉर 2 की, तो दरअसल में वहाँ पर जो रॉबर्ट ओपनहाइमर है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था। वो क्यों? देखो जो अटोमिक बॉम्ब उस टाइम के डेवलप किया गया, वो दरअसल में ही वॉज वन ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। ठीक है ना? जैसे आप नोटिस कर पाओगे ये अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे एंड साथ ही साथ साइंस एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस साइंस डायरेक्टर के पद के ऊपर सर्व किया एंड अकॉर्डिंगली जब अटोमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट होता है वहां भी एक मेजर रोल इनका यहाँ पे था। देखो इन्होंने जब इसको अटोमिक बॉम्ब को डेवलप किया तो इनको भी पता नहीं था कि इन्होंने क्या चीज़ डेवलप कर दी है, ऐसा इन्होंने खुद बोला है। इवन इन्होंने अपनी मूवीज के अंदर भी भगवत गीता को यहाँ पे कोट किया है। वो पढ़ा करते थे, वो सोचते थे कि यार मेरे एक चीज़ बनाई हुई चीज़ से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आ गया है, तो थोड़ा सा काफ़ी सारे उस चीज़ से काफ़ी अपने आप से थोड़े गुस्सा भी थे कि मैंने ये क्या चीज़ डेवलप कर दी। आप जानते होंगे कि जो 2 बॉम्ब्स की हम बात कर रहे हैं, उनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ये 2 बॉम्ब्स आपके जो जापानीज़ सिटीज़ हैं, आपका हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर इन दोनों बॉम्ब्स को यहाँ पे डेवलप किया गया। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा, एक कोड नेम था कि हम फंक्शनल एटॉमिक वेपन डेवलप करें, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर। उस टाइम आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं अडोल्फ हिटलर की, ऐसा माना जा रहा था कि अडोल्फ हिटलर भी ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी किसी वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं। उस वजह से इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज RPTUAS की रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। मैं पहले ना रिवैम्प्ड के ऊपर आते हैं, पर पहले आप सिंपली फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के बारे में समझो। देखो यहाँ पर ना एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अलग अलग, तो उनको हमें हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो हमारी एमएसएमईज हैं जो फार्मा सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, अब किसी के पास फंड की कमी हो सकती है, किसी के पास कुछ आइडियाज तो हैं बट कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने का कुछ इश्यूज आ सकता है। तो यहाँ पर ना हम चाहते हैं कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अच्छा काम करे एंड जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको अच्छे से फुलफिल कर पाएँ। और अगर ये ऐसा कर भी रही हैं तो उनको अच्छे हमें उनको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के अंदर हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? हम उनको प्रोवाइड करेंगे लोन। लोन कैसे? सस्ते रेट्स के ऊपर।
इंटरेस्ट सबवेंशंस, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है ना, उनको हम 5% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दे सकते हैं। एंड अगर वो SC ST की तरह मैनेज हो तो 1% और मिल जाएगा, यानी कि 6% तक की सब्सिडी उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी एडिशनल तरह की सब्सिडीज इनको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक जो है, ठीक है ना, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का इसके अंतर्गत यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। ये है हमारी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। और ये आज के समय इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय के अंदर देखोगे ना, तो इंडिया से कुछ सब स्टैंडर्ड ड्रग्स का कुछ इशू निकल के आया है। जैसे कुछ हमारे यहाँ पे कफ सिरप्स बने थे, कुछ मेडिसिन बनी थी, जिसकी वजह से गैम्बिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, वहां पर कुछ बच्चों को दिक्कत आई, कुछ पेशेंट्स को दिक्कत आई। एंड इस वजह से इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो इमेज थी कहीं ना कहीं वो नीचे आ पाई है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की डेथ्स हमारी वजह से हो या फिर इंडियन कंपनीज का नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज के ऊपर जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ना इन कंपनीज को यहाँ पे मदद मिले जो अच्छा काम कर रही हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने जो हमारी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम है, इसको रिवैम्प कर दिया, इसको और इंक्रीज कर दिया है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उसके द्वारा यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसको मदद करने के लिए? ऐसी कंपनीज जिनका ईयरली रेवेन्यू 500 करोड़ से कम है। बेसिकली आपकी MSMEs को यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दी जा रही है। कोशिश यही होगी कि आप अच्छा काम कीजिए, आपको प्रॉपर्ली असिस्टेंस फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको जो गाइडलाइंस के साथ आपको एडहेयर करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको मदद मिलेगी टेस्टिंग लैब्स हो गया, आपके क्लीन रूम फैसिलिटीज डेवलप करने के अंदर। एंड साथ ही साथ HVAC सिस्टम। HVAC क्या होता है? ये होता है आपका हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ आप मेडिसिन बनाओगे वो अच्छी क्वालिटी मेडिसिन बने। ये सारा फोकस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी स्कीम्स यहाँ पे रन करी जाती हैं, उनके साथ भी इनका इंटीग्रेशन होगा, तो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सबरूम लैंड पोर्ट। देखो, जैसे आप लोग जानते होंगे आपका सी पोर्ट होता है, तो सी पोर्ट क्या काम करता है? सी पोर्ट के माध्यम से ना आप कुछ आपने ट्रांसपोर्टेट करना हो, चाहे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। इन अ सिमिलर वे हमारे पास होते हैं लैंड पोर्ट्स। जैसे मान लो आपने कोई सामान इंडिया से बांग्लादेश भेजना है या बांग्लादेश से इंडिया आना है, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्लियरेंस चाहिए होगा, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, चाहे लोगों का हो चाहे गुड्स का हो। ऐसे एरियाज को बोलते हैं क्या? लैंड पोर्ट्स। अब यहाँ पर ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबरूम लैंड पोर्ट को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे? त्रिपुरा के ऊपर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, ये रहा आपका सबरूम लैंड पोर्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बाकी जानते हो आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फेनी रिवर यहाँ से निकलती है, राइट? तो फेनी रिवर जो है आपका, तो कहीं ना कहीं मतलब इसके माध्यम से सबरूम लैंड पोर्ट से हम चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू द मैत्री ब्रिज ऑन द रिवर फेनी। तो हमारा जो पैसेंजर्स है, हमारा कार्गो है, उसको आने जाने के अंदर बहुत आसानी से मूवमेंट उनकी हो पाएगी। नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज बनेगी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, एंड इसके माध्यम से हमारे नया लोगों का भी मूवमेंट हमारा इंक्रीज हो पाएगा। तो आज के समय अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में 11 लैंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज का इस तरह से ऑपरेशनलाइज हैं। जैसे आपने अटारी के बारे में सुना होगा, ठीक है ना? अटारी आपका जो अमृतसर में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब अमृतसर के थ्रू कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसी तरह से आपका PTB एट डेरा बाबा नानक, ये भी आपका PTB क्या है? पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ये आपका डेरा बाबा नानक, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के साथ है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री के साथ हमें 11 इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबरूम लैंड पोर्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर एरियाज होते हैं, जहां जिनको इस तरह से नोटिफाई किया जाता है, ताकि पैसेंजर और गुड्स का अच्छे से क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया बेलारूस रिलेशन। देखो, फॉरेन मिनिस्टर जो बेलारूस के हैं, सर्जे एलंकी, ये यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं ताकि हमारे यहाँ पे डिस्कशन करा जा पाए बिटवीन द टू कंट्रीज रिलेशन। देखो, बेलारूस के बारे में ना आप लोग सुनते रहते होंगे, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे ये रशिया रहा, रशिया के बिल्कुल आपको वेस्टर्न साइड के अंदर आपको बेलारूस देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो लीडर है ना, लुकाशेंको, लुकाशेंको और आपके जो पुतिन जी हैं, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। और लुकाशेंको ना पिछले 30 साल से यहाँ पर बेलारूस को रूल कर रहे हैं। 1994 के अंदर ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद ये लगातार प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनका ही कंट्रोल है पिछले 30 सालों से। ऐसा भी बोलते हैं, इनको ना एक नाम दिया गया है लुकाशेंको को, यूरोप्स
लास्ट डिक्टेटर, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इनके बारे में जाननी चाहिए। बाकी देखो, बेलारूस ने 1991 में ही सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस ली थी। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो 15 लगभग आपकी डिविजन्स हुए थे अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे। तो 1991 में बेलारूस के भी इंडिपेंडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे काफ़ी सारे लोग जो उस टाइम ना रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ तो काफ़ी लोग बेलारूस की तरफ भी भागे थे। तो इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पर लिथुएनिया और लातविया जो कि आपकी बाल्टिक कंट्रीज हैं, उनके साथ इसका बॉर्डर टच होता है। ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया भी बाल्टिक कंट्री है, पर एस्टोनिया के साथ इसका बॉर्डर यहाँ पे टच नहीं हो रहा। बाकी पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, इनके साथ डेफिनेटली, और रशिया के साथ तो बॉर्डर इसका है ही है। बाकी इसकी कैपिटल मिन्स्क, मिन्स्क अकॉर्ड्स भी आपने डिस्कस किए हुए हैं हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही। यहाँ पर मेजर बेलारूसियन लैंग्वेज बोली जाती है एंड साथ ही साथ आपका रशियन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। मेजोरिटी कौन सी है? रशियन लैंग्वेज है, आपको पता होनी चाहिए। बाकी नाइपर रिवर बेसिन के थ्रू यहाँ पे कंट्री की मेजर पॉपुलेशन उसी के आसपास रहती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने 1991 के अंदर यहाँ पे बेलारूस को रिकॉग्नाइज किया आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। बाकी बेलारूस के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के। तो इंडिया की जो यूएनएससी के अंदर अगर आप बात कर लें, वहाँ पे परमानेंट सीट के लिए भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एंड जब हम यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बने थे 2 साल के लिए, जब बनते हैं ना यूएनएससी के, जो 2 साल के लिए हम जब नॉन परमानेंट मेंबर बने थे, तो वहाँ पर बेलारूस ने हमें यहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी किया था। तो इस तरह से अगर आप नोटिस कर पाओगे, दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी यहाँ पे अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हो गया, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन हो गया एंड जॉइंट कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, ये अलग अलग तरह की कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप्स भी दोनों देशों के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। बेलारूस से पोटाश फर्टिलाइजर्स हैं वो काफ़ी सारे हम यहाँ पे मंगाते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारा $225 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड था 2022 के अंदर। हालांकि इंडियन लोग काफ़ी कम हैं यहाँ पे बेलारूस के अंदर, सिर्फ 85 नेशनल्स एंड 476 स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे लोग इंडिया के बहुत ही कम रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। कल देखो पारस सर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था अग्नि 5 के रिगार्डिंग। तो इसका भी आप मुझे कमेंट्स में नीचे आंसर बताना कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। इसके अलावा 11 तारीख को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं मीजल्स की, मीजल्स आपका बैक्टीरियल नहीं, ये आपका एक वायरल डिजीज है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। भूदान मूवमेंट की बात करें तो वो विनोबा भावे जी के द्वारा ही 1950s के अंदर इसको इनिशिएट किया गया था। तो सेकंड इज ट्रू। थर्ड की बात करें नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, ये सिर्फ इंडियन क्रिएटर्स को ही नहीं, यहाँ पर एक कैटेगरी आपकी फॉरेन क्रिएटर्स की भी थी। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। आज का एमसीक्यू का होमवर्क क्या रहेगा? ये पहला क्वेश्चन आपका रहेगा फ्रॉम द पॉलिटी। ठीक है ना? ट्राई कीजिएगा इसको भी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बाकी मैं समझा भी दूंगा कल, बट दिस इज प्रेटी इजी क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 2021 में यूपीएससी ने हमसे पूछा था। ये है 64 योगिनी टेम्पल के बारे में। देखो आज टेम्पल की हमने एक और बात करी, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप ट्राई करके नीचे कमेंट से बता सकते हो। जो होमवर्क पहले दिया था दैट इज विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, पहला बात स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, पर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज नहीं करता। क्यों भाई? देखो आरबीआई क्या है? डेट मैनेजर। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये बात कहना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये गलत है, इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा पैरा है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको इशू कौन करता है? इशू करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। आपके अलग अलग हो गया 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ कह रहा है कि ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। यस, दिस इज इंडीड करेक्ट। अगर मान लो आपका ऐसा है कि लेट से आपको 6 महीने के बाद आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं, तो आज के टाइम ना आप 95 रुपीज़ पे करोगे इसको खरीदने के लिए। बेसिकली ये कागज़ का टुकड़ा आपने आज 95 का खरीदा, 6 महीने के बाद आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो 100 रुपये वाली चीज़ आपने 95 में एक तरह से खरीदी है, क्योंकि बाद में आपको 100 मिलेंगे। तो दिस इज नोन एज इशूइंग एट अ डिस्काउंट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। दूसरा जो होमवर्क था दैट इज विद रिगार्ड्स टू फोर्ट विलियम कॉलेज। ये काफ़ी ईजी है। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर? आपके कैलकाटा के अंदर। ठीक है ना? तो जो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली थे उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया। क्यों?
ताकि जो हमारे आपके जो ब्रिटिश आपके जो हैं सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जा पाए इन वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कस्टम्स ऑफ इंडियन उनके लिए। तो ये इसलिए वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।